चलिए इसमें एक केस और डिस्कस करते हैं। अब स्टार्ट करेंगे एक केस और। इसमें दूसरा केस जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके पॉइंट्स भी आपसे शायद डिस्कस ही किए होंगे। ये केस है PMA मेट्रोपॉलिटन वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस मोरान मार मुथम्मा 1995 सुप्रीम कोर्ट। 1995 सुप्रीम कोर्ट। इसमें जज साहब जो थे RM सहाय साहब थे, RM सहाय जस्टिस, ठीक है। और ये केस जो था वो 3 जजेस की बेंच पे था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ। 3 जजेस बेंच, ठीक है। PMA मेट्रोपॉलिटन एंड अदर्स वर्सेस मोरान मार मुथम्मा 1995 सुप्रीम कोर्ट, RM सहाय जस्टिस, 3 जजेस की बेंच। इसमें क्या डिटरमाइन किया गया था? इसमें यह कहा गया था, कोर्ट ने इसको डायरेक्टली कहा था कि कोई भी अगर इशू है, ऐसे देखो, कोई भी इशू है जो कि सोशियो या रिलीजियस, सोशियो रिलीजियस मैटर, जो कि क्वेश्चन कोई भी इशू है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है सोशियो रिलीजियस मैटर्स पे, और उसको अगर सपोर्टेड बाय लीगल मैटर्स हैं, लीगल राइट्स है, सोशियो लीगल राइट हो गया एंड लीगल राइट हो गया, देन इसे हम क्या कहेंगे? सूट ऑफ सिविल नेचर। बहुत सिंपल सा टेस्ट था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था इस चीज को डिटरमाइन किया जाना कि सूट ऑफ सिविल नेचर किसे कहते हैं। तो ये डिटरमाइन किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही कोई सोशियो राइट है, अगर प्योरली सोशल है एंड लीगल नहीं है, देन वो सिविल नेचर का नहीं होगा। लेकिन अगर प्योरली रिलीजियस मैटर है, और प्योरली रिलीजियस मैटर है लेकिन, अब यहां देखो, प्योरली रिलीजियस मैटर है लेकिन वो लीगली सपोर्टेड नहीं है, देन इन दैट कंडीशन वो सिविल नेचर का नहीं होगा। लेकिन रिलीजियस मैटर्स विच इज सपोर्टेड बाय लॉ, सपोर्टेड बाय प्रोविजन ऑफ लॉ, देन इन दैट कंडीशन वो क्या होगा? सिविल नेचर का होगा। राइट टू वर्शिप आर्टिकल 25 में प्रोटेक्टेड है। रिलीजियस मैटर, रिलीजियस मैटर। जल्द कैसे चढ़ाना है आपको, ये कहीं प्रोटेक्टेड नहीं है, देन वो रिलीजियस में, प्योरली रिलीजियस मैटर, इसमें फॉल नहीं करेगा। तो जो भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो उस पर आपको सेम टेस्ट लेट डाउन, सेम टेस्ट उसको अप्लाई करना है और उसके बाद आपको आंसर देना है, ठीक है। आप 100% आप सही जाओगे, 100% आपके आंसर्स सही होंगे। अब लेकिन जब कभी कभी ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अब इसमें एक्सप्लेनेशन इसी टाइम पे मैं डिस्कस कर लेता हूं। ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशंस, एक्सप्लेनेशन, पहला एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और एन ऑफिस इज कंटेस्टेड। क्या कह रहा है? राइट टू प्रॉपर्टी और ऑफिस इज कंटेस्टेड। कोई एक सूट है जिसमें कि राइट टू प्रॉपर्टी और ऑफिस इज कंटेस्टेड, इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर, माना जाएगा सूट ऑफ सिविल नेचर है, नॉट विद स्टैंडिंग दैट सच राइट में डिपेंड इंटायरली अपॉन द डिसीजन ऑफ ए क्वेश्चन एज रिलीजियस रिट्स एंड सेरेमनीज। ठीक है। अब यहां क्या कहना चाह रहा है? देखो, यहां कह रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, राइट टू ऑफिस इन्वॉल्व है, लेकिन ये प्रॉपर्टी और राइट किनके आधार पे डिटरमाइन किया जाएगा, किस क्वेश्चन के डिटर्मिनेशन पे किया जाएगा? वो रिलीजियस रिट्स के डिटर्मिनेशन पे या सेरेमनीज के डिटर्मिनेशन पे किया जाएगा। तब इसे क्या माना जाएगा कि ये राइट जो है ये भी सिविल नेचर का राइट है।
एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन क्या करता है, इस प्रोविजन को एक्सपेंड करता है। तो सेक्शन 9 का एक्सपेंशन दिया गया है किसमें, एक्सप्लेनेशन के तौर पे। अब एक क्वेश्चन बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा मैं किस किस चीज की बात करता हूं। अब रामलला, ठीक है, अयोध्या मंदिर का जो मामला है, रामलला को व्यक्ति समझा गया है। अब रामलला के पास प्रॉपर्टी है, तो अब देखो, राइट टू प्रॉपर्टी है, किसके आधार पे है, रिलीजियस रिट्स या सेरेमनीज के, रिलीजियस किसी इंटरेक्शन के आधार पे राइट मिला हुआ है। रामचंद्र जी के पास प्रॉपर्टी होल्ड करने का राइट है। रामलला एक लीगल एंटिटी माना गया और लीगल एंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है। तो यहां अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी का मामला है जो कि फुली डिपेंडेंट है रिट्स पे, देन उस कंडीशन में, रिलीजियस रिट्स पे, देन उस कंडीशन में माना जाएगा कि ये सिविल नेचर का है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं ऑफिस का। सपोज कोई सेंट है, बड़ा पुजारी है बहुत बड़ा, या बाबा बहुत टहलते रहते ना, हाँ कोई बाबा है। अब बाबा के उत्तराधिकार का अगर कोई भी वो चल जाए, कि मान लो कोई मठ है, ऐसे समझो कोई मठ है, उसके मठाधीश होते हैं और मठाधीश की डेथ हो जाती है, तो अब प्रॉपर्टी किस में डिवॉल्व होगी, वो जो ऑफिस है, वो मठाधीश का जो ऑफिस है, उसके रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टी का उसके रिगार्डिंग जो सेरेमनीज हैं, उन पे किसका अधिकार होगा। ठीक है, कौन राज तिलक करेगा, कोई दूसरे को कौन बुलाएगा, ये सब कौन डिटरमाइन करेगा। ऑल्दो कि ये प्योरली रिलीजियस मैटर है, प्योरली रिलीजियस मैटर होने के नाते भी, या कोई भी ऑफिस जो कि सपोर्टेड बाय लॉ नहीं है, बट स्टिल इनका डिटर्मिनेशन एक्सप्लेनेशन के तौर पे यहां मेंशन किया गया है और इसे सूट ऑफ सिविल नेचर का रखा जाएगा, माना जाएगा। अब सपोज एक बात और आती है, मान लो कोई ऑफिस है, कोई पद है, कोई ऑफिस है, ऑफिस का मतलब पद होता है, कोई भी पोस्ट, ऑफिस है, कोई पद है, और उस पे कोई व्यक्ति ऑनरेडी काम कर रहा है, ऑनरेडी, अवैतनिक, बिना वेतन के अवैतनिक काम कर रहा है, तो क्या उसके राइट का वायलेशन नहीं होगा अगर उसको काम करने नहीं दिया जाता है? क्या उसके राइट का वायलेशन होगा या नहीं होगा? स्टिल उसके राइट का वायलेशन होगा। अवैतनिक एक मतलब फैसिलिटीज हैं, अवैतनिक क्या है, एक फैसिलिटीज है, बट राइट टू वर्क जो है, राइट टू इन्वॉल्वमेंट जो है, वो उसका लीगल राइट है, और जो लीगल राइट है तो उसको अलाउ किया जाना चाहिए। ये आपका एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है, एक्सप्लेनेशन 2 ऑनरेडी पद के बाद। तो मैं उसको भी पढ़ देता हूं। कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इट इज इमटेरियल वेदर और नॉट एनी फी इज अटैच टू द ऑफिस रेफर्ड टू इन एक्सप्लेनेशन 1। तो जो ऑफिस है यहां, कोई अगर फी अटैच किया गया है या ऑनरेडी बेसिस पे है, ठीक है, देन इन दैट कंडीशन उसे भी हम सिविल लीगल राइट को हम मानेंगे। ठीक है, सूट ऑफ सिविल नेचर मानेंगे, इस पे सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। तो याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, आपको याद रखना है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो कि रिलीजियस रिट्स पे बेस्ड होती हैं, उनके डिटर्मिनेशन पे बेस्ड होती हैं, ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी का डिटर्मिनेशन, ऐसे प्रॉपर्टी का या सक्सेशन का डिटर्मिनेशन, वो भी सिविल नेचर का राइट है। पद्म स्वामी जो मंदिर है, टेम्पल है साउथ में, उसमें प्रॉपर्टीज हैं, लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, बहुत बहुत धन है उसमें। उस धन का होल्डर कौन होगा, कौन मालिक होगा, किसके पास जाएगा ये प्रॉपर्टी, किस में डिवॉल्व होगी, ये सब कौन डिटरमाइन करेगा, ये सब ये सूट ऑफ सिविल नेचर में फॉल करेगा, याद रखना। ठीक है, तो ये सूट ऑफ सिविल नेचर का टेस्ट है, और ये और रिलीजियस ऑफिसेज वगैरह का टेस्ट है, जिसमें कि ये आपको देखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी आपके लिए, याद रखना। चलो आगे चलते हैं, ये केस हो गया डन। अब देखो, हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ सेक्शन 9 हमने आपसे डिस्कस कर लिया, अब इसमें कुछ बचता नहीं है सेक्शन 9 में, आधे पार्ट में, जो कि इसका पॉजिटिव पार्ट था, असर्टिव पार्ट था। अब इसका एक तरह का रिस्ट्रिक्टिव पार्ट देखते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कैटेगराइज किया था,
जिसमें कि कहता है कहां से स्टार्ट होता है, एक्सेप्टिंग, कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग। कोई चीज एक्सेप्शन कब होती है, आप समझो, कोई चीज एक्सेप्शन कब होती है, जब उस तरफ उसको रोक दिया जाए। तो पूरा कंप्लीट प्रोविजन सेक्शन 9 जो है वो दो भागों में बांटा हुआ है, ठीक है, सेक्शन 9 दो भागों में बांटा हुआ है। एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव कहां से स्टार्ट होता है, एक्सेप्ट से, एक्सेप्टिंग। एक्सेप्शन हो गया, कैसे कैसे एक्सेप्शनल सर, तो जनरल रूल क्या है, ट्राइबिलिटी जो है ना, ट्राइबिलिटी एक जनरल रूल है, ट्राइबिलिटी एक जनरल रूल है, लेकिन बार जो है ये एक एक्सेप्शन है, बार एक एक्सेप्शन है। ट्राइबिलिटी के लिए अगर स्कोप को इतना है ट्राइबल किया जा सकता है, तो उसको एक्सटेंड करके कोर्ट बढ़ा भी सकती है, उसमें कुछ जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच रख के कोर्ट अलाउ कर सकती है, ग्रांट कर सकती है कुछ ऐसे मैटर्स को भी जो कि सिमिलर टू द सिविल नेचर है, मतलब जो भी सिविल सूट के सिमिलर टू हैं उनको ला सकती है। लेकिन जहां रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं, रिस्ट्रिक्शन में कोर्ट क्या होगी, स्ट्रिक्ट होगी, स्ट्रिक्ट होगी। तो यही इसीलिए कुछ बार दिए हुए हैं, इस बार को हम एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन क्लॉज भी कहते हैं, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज। अब यहां से अभी तक यहां देखो कॉम्पिटेंसी है कोर्ट के पास, लेकिन ये कह रहा है कॉग्निजेंस जो है, कॉग्निजेंस इज बार्ड, कॉग्निजेंस इज बार्ड, कोर्ट के उस कॉग्निजेंस लेने के पावर को बार किया गया है। तो सेक्शन 9 क्या है, जनरली सेक्शन 9 क्या है, कॉग्निजेंस, पावर टू टेक कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस क्या होता है कि when the court applies his judicial prudence to take out whether the matter is sufficient to proceed or not, this is cognizance। तो यहां भी cognizance is barred। तो जनरल रूल क्या है, कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस ये शैल लिखा हुआ है, इफ द मैटर इज सिविल और सिविल नेचर का है, एक्सेप्ट कि जहां उसको बार ना कर दिया गया है, यहां बार कर दिया गया है तो इस कंडीशन में इन मैटर्स में वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा। इसका मतलब है एक्सक्लूसिव मटेरियल अवेलेबल है। एग्जांपल देता हूं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सपोज कोई डिस्प्यूट अराइज होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, लेबर लॉ पढ़ते हैं, उसमें कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, उसके लिए कंपिटेंट ट्रिब्यूनल है, कंपिटेंट मैकेनिज्म है, उनके लिए वो बनाए गए हैं, और वहां कोर्ट कॉम्पिटेंट है, वहां ट्रिब्यूनल कॉम्पिटेंट है उस मैटर को टेकल करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। मान लो ये ट्रिब्यूनल के पास मैटर को रेफर किया जाता है, ट्रिब्यूनल के पास, तो जब ट्रिब्यूनल के पास एक्सक्लूसिव कॉम्पिटेंसी है उस मैटर को ट्राई करने के लिए, देन इस कोर्ट को बार किया गया है कि उस मैटर में कॉग्निजेंस नहीं लेगा। ठीक है, आपने वो भी पढ़ा होगा, सीआरपीसी पढ़ा होगा, सेक्शन 196, 197, 8, 9, जहां की कोर्ट के कॉग्निजेंस लेने की पावर को बार किया गया है ना, कोर्ट के कॉग्निजेंस लेने के पावर को बार। तो सेक्शन 9 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड भी यही बात करता है कि कॉग्निजेंस लेने के उस पावर को बार करता है। क्लियर, मैं प्रोविजन पढ़ता हूं, अब आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। कहता है एक्सेप्टिंग द सूट ऑफ विच देयर, यहां देखो सूट, ठीक है, यहां क्लेम की बात नहीं कर रहे हैं, राइट की बात नहीं कर रहा, यहां सूट, तो सूट ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। तो यही कह रहा है कि कुछ ऐसे सूट्स जिसपे कि एक्सप्रेस या इम्प्लाइड बार लगाए गए हो, या तो एक्सप्रेसली बार्ड होगा या इम्प्लाइडली बार्ड होगा। अब एक्सप्रेस बार देखते हैं क्या होता है। बेसिकली क्या देखना है कि कॉग्निजेंस बार किया गया है, याद रखना कॉग्निजेंस बार किया गया है, ट्राइबिलिटी नहीं बार की गई है।
कोर्ट कॉम्पिटेंट है ट्राई करने के लिए, बट उस कॉग्निजेंस लेने के लिए नहीं है। तो जब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा ट्रायल तो यहां से स्टार्ट होगा। तो कॉग्निजेंस ही बार कर दिया गया ना, ट्रायबिलिटी के लिए तो कोर्ट कॉम्पिटेंट है, लेकिन जब यहां तक अप्रोच ही नहीं करेगा तो ट्रायल कैसे करेगा। ठीक, यही यहां कहना चाह रहा था मैं कि ट्रायबिलिटी इज अनदर थिंग एंड टेकिंग कॉग्निजेंस इज अनदर थिंग। ठीक है, कॉग्निजेंस इनिशियल स्टेजेस पे, ट्रायल लेटर स्टेजेस पे सूट इंस्टीट्यूट कर दिया जाता है। अब देखते हैं एक्सप्रेस और इंप्लाइड बार क्या होते हैं। एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड बार क्या होते हैं, चलो एक्सप्रेस बार। इंप्लाइड बार, एक्सप्रेस बार में बहुत मैटर आते हैं। कोई भी मैटर जो कि आपको लगता है कि जिसमें कि कोर्ट को एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन दिया गया है, किसी स्पेशल कोर्ट को एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन दिया हुआ है। हम पास लिस्ट है, वो लिस्ट में आपसे डिस्कस कर लेता हूं। सपोज लेबर लॉ के रिगार्डिंग कोई भी बार है, ठीक है, लेबर लॉ के रिगार्डिंग कोई बार है, और इसके अलावा इनकम टैक्स के रिगार्डिंग कोई बार है कि ये अगर कोई भी ऐसे मैटर आएंगे तो इनकम टैक्स कोर्ट ही डिटरमाइन करेगी उन मैटर्स को, उसके रिगार्डिंग कोई बार है। कोई विल के रिगार्डिंग प्रोबेट कोर्ट के पास सर्टिफिकेशन का पावर है और प्रोबेट कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है, देन ये कोर्ट जो है उस पर कॉग्निजेंस नहीं लेगी, कॉग्निजेंस नहीं लेगी। और क्या है, देखो सिविल प्रोसीजर कोड कुछ जगह लॉ के बार को एंटरटेन करता है। कोई भी मैटर, समझो आप, कोई भी मैटर जो कि अगेंस्ट द लॉ है, लॉ जिसमें सूट को बार करता है, अगर वो मैटर कोर्ट के सामने लाया जाता है तो कोर्ट उस पर प्राइमा फेसाई कॉग्निजेंस लेगा और उनको प्रिलिमिनरी इश्यूज के तौर पर डिटरमाइन करके उसको बताएगा। लेकिन अगर सपोज बार ऑफ लिमिटेशन है, सूट इंस्टीट्यूट किया गया और बार लिमिटेशन का बार है, कब, बियॉन्ड द लिमिटेशन पीरियड जाके सूट को इंस्टीट्यूट किया गया, तब ये मैटर क्या जाएगा, कहां जाएगा, ऑर्डर 7 रूल 11 में, ये क्लॉज डी में ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा ना, होगा कि नहीं, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, वो भी तो बार ऑफ लॉ है। तो जो भी मैटर हैं, जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है जिनमें कि कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन नहीं है इस मैटर को ट्राई करने के लिए, फिर इस कंडीशन में इसको माना जाएगा, ये बार माना जाएगा और उसको एक्सप्रेसली बार माना जाएगा, उस पर कोर्ट ट्रायबल नहीं बनाएगा मैटर। लेकिन हां, वो मैटर कैसे भी हो सकते हैं, समझो, वो मैटर कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने एक केस में कहा, कोई केस के नाम अभी मैं बता देता हूं आपको, कोर्ट ने केस में कहा कि अगर ये जो एक्सप्रेस और इंप्लाइड बार हैं, इनके अलावा कोई भी मैटर होगा उसमें कोर्ट का जुरिडिक्शन होगा। ठीक है, तो मतलब एक तरह से रेजिडुअरी फॉर्म में भी इस प्रोविजन सेक्शन 9 को रखा जाता है, रेजिडुअरी फॉर्म में। तो यही यहां कहना है मुझे कि अगर एक्सप्रेस बार हैं जो भी, चाहे वो सेक्शन 11 का बार हो, चाहे वो 12 का बार हो, 13 का बार हो, कहीं भी जो भी बार इसमें दिए हुए हैं वो एक्सप्रेस बार के तौर पे रखा गया है, या किसी दूसरे कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन दिया गया तो उसे एक्सप्रेस बार के तौर पे रखा गया है। इंप्लाइड बार क्या होता है, इंप्लाइड बार्स कुछ ऐसे मैटर्स पे होते हैं जैसे सॉवरेनिटी के रिगार्डिंग इंप्लाइड बार। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ या फॉरेनर हो, आप इंडिया में आके सिविल सूट नहीं कर सकते हो जो कि सॉवरेनिटी के अगेंस्ट हो, सॉवरेन इम्यूनिटी जहां मिला हुआ उनके अगेंस्ट हो, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन हो, कोई एनिमी कंट्री है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग कोई लॉ के डिटर्मिनेशन की बात हो, तो उन लोगों को एक्सप्रेसली यहां बार किया गया है, वो सिविल सूट्स को इंस्टीट्यूट नहीं करवा सकते। जब नहीं करवा सकते हैं तो इसका क्या मतलब है कि उनको इन्हीं आधारों पे बार कर दिया गया, एक्सप्रेस और इंप्लाइडली।
ठीक। लेकिन एक चीज रखना, एक तो इम्प्लाइड बार ऑफ लॉ है जो मैंने आपसे डिस्कस किया, डिप्लोमेट के कंडीशन में, सॉवरेनिटी के कंडीशन में कोई भी सूट नहीं इंस्टीट्यूट किया जा सकता। दूसरा पब्लिक पॉलिसी भी है, पब्लिक पॉलिसी, बार ऑफ इम्प्लाइड बार ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अगर कोई भी ऐसा मैटर है जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है और फिर अगर वो कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जा रहा है तब भी उसको यहां बार किया गया है। तो दो चीजें याद रखना, इंप्लाइड बार में बार ऑफ लॉ आता है एंड पब्लिक पॉलिसी की बात आती है। एक्सप्रेस बार में एक्सक्लूसिव जुडिक्शन के रिगार्डिंग, चाहे वो लेबर कोर्ट का के पास जुडिक्शन हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में जुडिक्शन हो, इनकम टैक्स में जुडिक्शन हो, या कोई भी एक्सप्रेसली बार लॉ का रिक्वायरमेंट हो, तो उन कंडीशन में इनको बार किया गया है। लेकिन कोर्ट ने दूल्हा भाई एक्सप्रेस बार के केस में है, दूल्हा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी मध्य प्रदेश, दूल्हा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 5 जजेस की बेंच थी। मैं साइटेशन बता देता हूं, जस्टिस एच हिदायतुल्ला इसमें जज साहब थे। और 1968 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, 1968 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कुछ चीजें लिखी गई कि कोई अगर ऐसा बार है जो कि स्टेच्यूटरी प्रोविजंस के अगेंस्ट है, अगेंस्ट मतलब बार अगेंस्ट द स्टेच्यूटरी प्रोविजंस। दूसरा, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके अलावा नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया है, ठीक है, या कोई भी जो एक्सक्लूसिव कोर्ट है, जो एक्सक्लूसिव जुडिक्शन वाली कोर्ट है, उसके पास एडिक्वेट रिलीफ नहीं है इसके रिगार्डिंग, नो एडिक्वेट रिलीफ इज प्रोवाइडेड। देन इन चारों कंडीशंस में दूल्हा भाई स्टेट ऑफ एमपी में कहा गया एक्सप्रेस बार काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, रादर ये जो कोर्ट है, जो सिविल कोर्ट है, इसके पास जुडिक्शन होगा इस मैटर को ट्राई करने के लिए। क्लियर? तो इतनी ये इसको आपको कुछ इसी तरीके से समझना है कि अगर सपोज कोई ऐसा बार है, वो बार अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगेंस्ट द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, नीमो जुडेक्स काजस हुआ, या रीजन डिसीजन, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल, इनको फॉलो नहीं किया गया है, या फॉलो तो किया गया है लेकिन एडवोकेट रिलीफ देने के लिए वो कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है। सपोज एक ट्रिब्यूनल है, केवल 2 लाख तक के मैटर को सुन रहा है, उसमें मैटर 2.5 लाख का है। अब ट्राइबल जो है मैटर, वो किसके पास है? वो कोर्ट के पास है, जो एक्सक्लूसिव जुडिक्शन वाली कोर्ट है उसके पास है ट्राइबिलिटी का पावर। लेकिन ये कोर्ट उस मैटर को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, बट स्टिल उसकी एडवोकेसी ऑफ रिलीफ जो है वो इस कोर्ट को कॉम्पिटेंट बना देती कि उस मैटर को डिटरमाइन किया जाए। तो काफी चीजें हमने आपसे इसमें डिस्कस करी। अगर आपने बहुत ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो आपको तुरंत ही सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार रिवाइज करता हूं ये सारी चीजें जो हमने आपसे कही, और उसके बाद इसको सम अप करते हैं। ठीक है, इस प्रोविजन को सम अप करते हैं। तो इसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ बेसिकली कॉग्निजेंस को बार किया गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की थी मैंने, एक्सक्लूसिव जुडिक्शन क्लॉज की बात करी थी मैंने, फिर उसके बाद एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार की बात की थी। तो एक्सप्रेस बार में तो जो भी दूसरे कोर्ट के पास जुडिक्शंस होते हैं एक्सक्लूसिवली, चाहे वो मैं इस पे सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग ही क्यों ना हो। फिर उसके बाद इम्प्लाइड बार हमने आपसे की थी, ये सारी बातें हमने बताई। फिर आपके बाद दूल्हा भाई बच्चे स्टेट ऑफ एमपी की बात हमने की थी। और एक बात और जो हमने आपसे बताई थी वो केस का नाम था स्टेट ऑफ तमिलनाडु बच्चे रामलिंगम 1985 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें ये कहा गया था कि इफ द रेमेडीज
if the remedies in the statute is not adequate and exhaustive, then civil courts will have jurisdiction despite of exclusive jurisdiction created by tribunal. तो इस वाले मैटर पे रामलिंगम वाला केस जो था ये इंपॉर्टेंट होगा इसी मैटर पे, ठीक। तो ये जो दोनों क्लासेस हैं, दोनों क्लासेस को मिला के ये कॉम्पैक्ट आंसर बन रहा है। इसमें कुछ 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 चीजें और पूछ सकते हैं आपसे, बेसिकली आपसे क्या क्या ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे एक आध एग्जाम्पल और मैं डिस्कस कर लेता हूं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक हिंदू महिला है, अपने हस्बैंड के खिलाफ वो परमानेंट इंजंक्शन लेना चाह रही है जिसमें कि वो सेकेंड मैरिज ना कर पाए। सेकेंड मैरिज को बार करने के लिए परमानेंट इंजंक्शन लेना चाह रही है, तो क्या ये सिविल सूट का मैटर है? तब यहां सबसे पहले क्या एग्जामिन करोगे आप? सबसे पहले ये देखोगे कि क्या ये लीगल राइट है, सिविल लीगल राइट है या नहीं है। तो लीगल जब आप डिटरमाइन करोगे तो आप देखोगे कि ये हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं ना कहीं ये सपोर्टेड बाय लॉ है। बाइगेमस मैरिजेस को बार करता है तो नेचर वही है, तो ये सपोर्टेड बाय लॉ है। एंड जब सपोर्टेड बाय लॉ है देन ये सूट ऑफ सिविल नेचर का होगा, और जब सूट ऑफ सिविल नेचर का है देन कोर्ट इसमें इस कंडीशन में परपेचुअल इंजंक्शन को ग्रांट कर सकता है, ठीक। ये कुछ ऐसे मैटर थे, अभी रिसेंट किसी मेंस में पूछा हुआ था, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। और एक आध क्वेश्चन मैंने निकाले थे आपसे डिस्कस करने के लिए। अब सपोज, अब देखो एक चीज समझो, ऐसे एक छोटा सा डिस्कशन समझ लेते हैं। जैसे राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी को अब ऑनरेबल जस्टिस पुत्ता स्वामी के केस के बाद से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट घोषित कर दिया गया। लेकिन बिफोर दिस जजमेंट राइट टू प्राइवेसी को क्या सिविल लीगल राइट के तौर पे समझा जाना चाहिए था? है ना, सिविल लीगल राइट के तौर पे समझा जाना चाहिए या नहीं समझा जाना चाहिए? तो इसको अगर उस टाइम पे कोई लीगल प्रोविजन नहीं अवेलेबल थे, कहते नहीं कोई भी लीगल प्रोविजन नहीं उस टाइम पे कमेंसमेंट में थे, इन्फोर्स थे, तो उस दौरान इसको सिविल लीगल राइट नहीं माना जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिटरमाइन कर दिया, उसको तुरंत ही माना जाएगा कि अब वो सिविल लीगल राइट है। फिर एक मान लो कोई भी कैस ऐसा भी कोई मैटर है जिसमें कि पहले तो लॉ ने उसको बना रखा है लेकिन बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया कि एग्जिस्टेंस ऑफ कोई भी प्रोविजन है, उसका एग्जिस्टेंस जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, तो क्या वो सिविल लीगल राइट होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि लीगैलिटी उसमें एग्जिस्ट या सबसिस्ट नहीं कर रही है, देयरफॉर उसको सिविल लीगल राइट नहीं माना जाना चाहिए। तो इतनी बातें थी हमें सेक्शन 9 में आपसे डिस्कस करने के लिए। आई थिंक इसमें आपको सारी चीजें हमने क्लियर कर दी होंगी। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हो, आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू, गुड लक, ऑल द बेस्ट।